यूपी विधानसभा चुनाव अपने अंतिम 2 चरणों में है। इस बीच जुबानी जंग चरम पर पहुंच चुकी है। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी नेत्री जया बच्चन ने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए विवादित बयान दिया था, तो वहीं अब योगी ने भी जया बच्चन को करारा जवाब दिया है। सीएम योगी ने जया को जवाब देते हुए कहा है कि उनके लिए अपना एक ही परिवार है, इसीलिए वो फेल हुए हैं। मेरे लिए 25 करोड़ की आबादी ही मेरा परिवार है, इसीलिए परिवारवादी और वंशवादी लोगों से कोई उम्मीद करना ही नहीं चाहिए। प्रदेश की जनता उन्हें नाउम्मीद मानती है। गौरतलब है कि सीएम योगी ने इससे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को भी उनके भद्दे बयान पर जवाब दिया था। वहीं अब यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तीर्थ यात्रा पर जाने को कहा था। जया बच्चन ने योगी आदित्यनाथ सरकार और मोदी सरकार पर अपनी कमजोरी छिपाने के लिए दूसरों को दोष देने का आरोप लगाते हुए कहा था कि वे केवल महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन भाजपा के एक भी सांसद ने संसद में इस मुद्दे को नहीं उठाया। यूपी के मुख्यमंत्री को महिलाओं का दर्द समझ नहीं आ रहा है, बेहतर होगा कि वह तीर्थ यात्रा पर चले जाएं। हालांकि जया बच्चन का बयान आंकड़ों से बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि अधिकतर रिपोर्ट यही कहती हैं कि योगी सरकार में महिला सुरक्षा पर सबसे बेहतर काम हुआ है। लेकिन जया बच्चन शायद मुंबई में रहते हुए एक अलग ही दुनिया में चली गई हैं और यूपी से उनका कोई नाता ही नहीं रहा है, वरना इस तरह के बिना सर पैर के बयान नहीं देती। वहीं जया बच्चन के साथ डिंपल यादव ने भी महिला सुरक्षा के मुद्दे पर योगी सरकार पर निशाना साधा था। हाथरस और उन्नाव की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि भाजपा के शासन में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, जबकि इन सभी घटनाओं में योगी सरकार ने अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है और ऐसी वारदात ना हो इसके लिए कई सख्त कदम उठाए हैं। यूपी में कानून व्यवस्था पर भी आम जनता योगी सरकार से बेहद खुश नजर आती है। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव में हार की कगार पर खड़े समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अब राजनीतिक हिंसा व हमले और बेटी को आगे करने की राजनीति पर उतर आए हैं। वहीं मौर्य की बेटी और भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने भी अपने पिता का ही पक्ष लिया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में योगी सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे व सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और भाजपा उम्मीदवार सुरेंद्र कुशवाहा के समर्थक आपस में भिड़ गए और दोनों की तरफ से एक दूसरे के काफिले पर जमकर पथराव हुआ। पथराव से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। इसका आरोप मौर्य ने बीजेपी समर्थकों तो बीजेपी ने सपा समर्थकों पर लगाया है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने कहा कि उनके पिता पर बीजेपी के लोगों ने हमला कराया है। वो अब खुलकर सपा नेता के पक्ष में बोल रही हैं और अपने पिता को जिताने की अपील फाजिल नगर की जनता से कर रही हैं। वहीं माना जा रहा है कि संघमित्रा अब भाजपा छोड़ने का भी ऐलान कर सकती हैं। यह घटना फाजिल नगर के खलवा पट्टी गांव की बताई जा रही है। वहीं बदायूं से सांसद संघमित्रा का कहना है कि बीजेपी के लोगों ने पिता के काफिले पर हमला किया, यह सड़कों पर दिखाई दे रहा है। भाजपा शांति और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करती है, लेकिन आज उनके प्रत्याशी ने मेरे पिता पर हमला किया है। फाजिल नगर की जनता स्वामी प्रसाद मौर्य को जीत दिलाकर इस गुंडई का जवाब देगी। यहाँ हमें भी घेरा गया और पुलिस हमें बचाकर लाई है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि निर्धारित रूट पर रोड शो करते वक्त भाजपा के गिरोहबंद लोगों ने मेरे ऊपर व काफिले में चल रही गाड़ियों पर हमला कर दिया। बुरी तरह से तोड़फोड़ की, कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला भी किया गया। स्वामी प्रसाद ने कहा कि मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। लोकतंत्र को लाठी डंडे, कट्टे व हिंसा से कमजोर नहीं किया जा सकता। वहीं सोशल मीडिया पर बदायूं सांसद संघमित्रा का हाथ में लाठी लेकर घूमते हुए एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसीलिए अब यह शंका भी जताई जा रही है कि हमला शायद दोनों तरफ से हुआ है और इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए मौर्य अब बातें बना रहे हैं। साथ ही अपनी बेटी को आगे कर सहानुभूति पाने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि संघमित्रा मौर्य भाजपा सांसद हैं और फिर भी अपने पिता की मदद कर रही हैं। बहरहाल मौर्य की हालत खराब है और हार से बचने के लिए मौर्य अब हर दांव आजमा रहे हैं। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव में छिड़ी जुबानी जंग में अब धर्मनगरी अयोध्या के तपस्वी छावनी के जगतगुरु पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य महाराज भी कूद पड़े हैं। अपने सनसनीखेज बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहने वाले परमहंस आचार्य महाराज ने समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव को उनके बयान पर करारा जवाब दिया है। डिंपल यादव द्वारा भगवा रंग को लेकर दिए गए बयान पर परमहंस ने कड़ी नाराजगी जताई है। साथ ही उन्हें समाजवादी पार्टी के विनाश का कारण भी बताया है। यही नहीं, आचार्य परमहंस ने डिंपल को सुर्पनखा तक बता दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ अखिलेश यादव हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो दूसरी ओर डिंपल यादव भगवा रंग का अपमान कर रही हैं। भगवा रंग का अपमान करना न सिर्फ बहुसंख्यक हिंदू समाज का अपमान है, बल्कि हनुमान जी का भी अपमान है। जिस तरह राक्षस कुल के विनाश का कारण सुर्पनखा बनी थी, उसी तरह डिंपल यादव सपा के विनाश का कारण बनेंगी। समाजवादी अब विनाश की ओर हैं।
गौरतलब है कि डिंपल यादव का सीएम योगी के भगवा कपड़ों पर दिया गया बयान तूल पकड़ता जा रहा है और लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। डिंपल यादव ने एक जनसभा में कहा था कि यह जो मौजूदा सरकार है डबल इंजन की सरकार है, बताइए कि जंग का रंग कौन सा होता है। जब लोहे में जंग लग जाती है तब उसका रंग क्या होता है। मुझे लगता है कि जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। डिंपल के इस बयान के बाद बीजेपी भड़क गई और जमकर पलटवार किया गया। डिंपल यादव के बयान पर बीजेपी ने कहा कि जिस भगवे का अपमान सपा नेत्री कर रही हैं वो सनातन धर्म व तप, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। वहीं सीएम योगी ने भी इसे सनातन धर्म और संत समाज का अपमान बताया था। सीएम योगी ने कहा था कि हाँ, मैं कह सकता हूं कि मैं भगवाधारी हूं और मुझे लगता है कि हर गोरखपुरवासी भगवाधारी है। वहीं परमहंस आचार्य इससे पहले भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग भी कर चुके हैं। आचार्य अक्सर किसी न किसी मांग को लेकर अनशन और अनुष्ठान करते हुए देखे जाते हैं। परमहंस आचार्य ने शिवरात्रि के दिन कुंतेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। साथ ही उन्होंने यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध पर विश्व शांति की कामना भी की। इसके बाद उन्होंने डिंपल यादव द्वारा दिए गए बयान पर जमकर हमला बोला। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है और इसकी आंच अब विधानसभा में भी देखी जा सकती है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र की भाजपा इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने साफ कहा है कि धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत गंभीर आरोपों का सामना कर रहे नवाब मलिक अगर अभी भी कैबिनेट मंत्री बने रहे तो उनकी पार्टी आगामी बजट सत्र को चलने नहीं देगी। गौरतलब है कि 3 मार्च से महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जो 25 मार्च तक चलेगा। 11 तारीख को विधानसभा में बजट पेश होना है। अब देखना यह है कि विधानसभा सत्र के चलते मलिक को जमानत मिलती है या अदालत उनकी हिरासत अवधि को बढ़ा देती है। वहीं दूसरी तरफ राज्य के कैबिनेट मंत्री मलिक ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी की हिरासत को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। न्यायमूर्ति एसबी सुक्रे की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष इसकी सुनवाई होनी है। याचिका में मलिक ने दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और इस कारण तत्काल रिहाई का आदेश दिया जाए। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस को खारिज करने का अनुरोध किया है। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि एक और जहां कैबिनेट मंत्री को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक उन्हें पद से हटाने का फैसला नहीं लिया है। मलिक के कैबिनेट मंत्री बने रहने पर भाजपा सदन को अपना कार्य करने नहीं देगी। इस दौरान भाजपा ने पूर्व मंत्रियों संजय राठौड़ और अनिल देशमुख के इस्तीफे की ओर इशारा किया, जिन्होंने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से पहले अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के 3 घटक एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस मलिक की गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध करार दे रहे हैं, जबकि इसका कोई ठोस आधार ही उनके पास नहीं है। वहीं एनसीपी और शिवसेना के नेताओं का कहना है कि मलिक का कथित अपराध 30 साल पहले हुआ था और मलिक को आरोपों का सामना अब करना पड़ रहा है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का शिकंजा लगातार नवाब मलिक और उनके बेटे फराज मलिक पर कसता जा रहा है। ईडी ने फराज को समन भी भेजा था। वहीं फराज ने ईडी से कहा है कि उन्हें कुछ दिनों का वक्त दिया जाए, क्योंकि जिस केस में उन्हें बुलाया गया है वह 20 साल पुराना मामला है और इस कारण उन्हें सूचनाएं और दस्तावेज जुटाने के लिए समय चाहिए। गौरतलब है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक के तार दाऊद गैंग तक से जोड़े हैं। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम दौर में है। छठे और 7वें चरण का मतदान 3 मार्च और 7 मार्च को होना है। इन 2 चरणों में 2 बड़बोले नेताओं के भविष्य का भी फैसला होना है। उनमें से एक है स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरे हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर। एक तरफ जहां स्वामी प्रसाद मौर्य अपना चुनाव हारने की कगार पर खड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुभाषपा मुखिया राजभर भी अपनी सीट पर फंसते हुए दिख रहे हैं। गाजीपुर की जहूराबाद सीट से चुनाव लड़ रहे ओम प्रकाश राजभर की तगड़ी घेराबंदी भाजपा और बसपा ने की है। वहीं बची खुची कसर ओवैसी और कांग्रेस ने भी मजबूत उम्मीदवार देकर पूरी कर दी है। भाजपा ने राजभर बिरादरी के कालीचरण राजभर को टिकट दिया है, जबकि बसपा ने इलाके की पुरानी नेता और जमीनी पकड़ रखने वाली सादाब फातिमा को मौका दिया है। सादाब फातिमा शिवपाल खेमे की समाजवादी पार्टी की नेता मानी जाती हैं, लेकिन टिकट न मिलने की वजह से उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया था। सादाब फातिमा की मुस्लिम समुदाय में अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में इस बात की आशंका है कि वह सपा गठबंधन से जो फायदा राजभर को होना था उसे काट सकती हैं। वहीं कांग्रेस ने यहां से ज्ञान प्रकाश सिंह मुन्ना को उम्मीदवार बनाया है, तो ओवैसी ने शौकत अली को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि अब तक यह मुकाबला ओपी राजभर और भाजपा के बीच ही माना जा रहा था, लेकिन सादाब फातिमा की एंट्री से सभी का मामला बिगड़ गया है। सादाब जहूराबाद की पुरानी नेता हैं और अखिलेश सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम कराए थे। मुस्लिम समुदाय से इतर हर वर्ग में उनके समर्थक माने जाते हैं।
वह 2017 में सपा में मचे पारिवारिक घमासान के बाद शिवपाल यादव के साथ चली गई थीं और उनकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की नेता थीं। लेकिन इस बार जब शिवपाल और अखिलेश साथ आए तो उन्हें टिकट नहीं मिला। सपा से गठबंधन होने की वजह से यह सीट ओपी राजभर के खाते में चली गई। लेकिन अब शादाब फातिमा के हाथी पर सवार होने से बसपा के परंपरागत दलित और मुस्लिम वोट तो शादाब फातिमा के खाते में जाएंगे ही, साथ ही मुस्लिम मतों का भी बंटवारा होने से ओपी राजभर का खेल खराब हो गया है। वहीं राजभर वोट भी भाजपा और सुभाषपा में बंटने तय माने जा रहे हैं। इस तरह अब मामला दूसरी जातियों के वोटों पर जाकर ठहर जाता है। लेकिन दूसरी जातियों में अधिकतर जातियां भाजपा की परंपरागत वोट बैंक रही हैं। इसीलिए कहीं भाजपा तो कहीं बसपा मुकाबले में भारी होती दिखती है। लेकिन मुस्लिम यादव और कुछ राजभर वोटों के सहारे ओम प्रकाश राजभर की नैया कैसे पार होगी, यह कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बसपा से 2 बार विधायक रह चुके कालीचरण राजभर के इस बार भाजपा से आने से उनका भी गणित मजबूत हो गया है। और उधर कांग्रेस और ओवैसी मिलकर ओम प्रकाश राजभर का भट्ठा तो बैठा ही रहे हैं। इस तरह ओम प्रकाश राजभर की चुनावी गणित अब पूरी तरीके से भंवर में फंसी नजर आती है। बहरहाल मौर्य की तरह राजभर भी बुरी तरह फंस चुके हैं और उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, यह 10 मार्च को ही पता चलेगा। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा से बगावत कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार भाजपा को धूल चटाने की बात करते रहे। इतना ही नहीं, वो पूरे चुनाव भर ऐसी हवा बनाते रहे कि लोग उन्हें चुनाव जिताऊ नेता तक बताने लगे। लेकिन अब मौर्य की पूरी पोल पट्टी उनके खुद के चुनाव में खुलकर सामने आ रही है। कुशीनगर जिले की फाजिल नगर सीट पर अपने ही चुनाव में मौर्य बुरी तरह फंसते हुए दिख रहे हैं। वो भले ही मायावती से लेकर भाजपा तक को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने का दम भरते रहे हों, लेकिन सच यही है कि मौर्य अब अपना चुनाव हारने की कगार पर खड़े हैं। फाजिल नगर में उनका सामना भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा से हो रहा है, जो 2 बार के विधायक गंगा सिंह कुशवाहा के बेटे हैं। गंगा सिंह ने 2017 में इस सीट पर 48% वोट पाकर जीत दर्ज की थी। सुरेंद्र कुशवाहा पिछड़ी बिरादरी से आते हैं, जबकि स्वामी प्रसाद पिछड़े वर्ग का खुद को नेता बताते हैं। लेकिन इस सीट पर भाजपा को हमेशा पिछड़ा औरत पिछड़ा यानी ओबीसी वोट मिलते रहे हैं। वहीं भाजपा की ओर से भी ओबीसी कैंडिडेट देने से वोटों का बंटवारा होना भी निश्चित है। लेकिन इस चुनाव में सबसे अहम किरदार हैं बसपा के उम्मीदवार इलियास अंसारी। इलियास लंबे समय तक सपा में रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद के फाजिल नगर आने से उनका पत्ता कट गया था। इसके बाद उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया और हाथी पर सवार होकर चुनाव में उतर पड़े। इलियास अंसारी की बसपा से उम्मीदवारी के चलते ही स्वामी प्रसाद मौर्य को पिछड़ों और मुस्लिमों के ज्यादातर वोट मिलने पर संदेह पैदा हो गया। स्थानीय लोगों का एक वर्ग ऐसा भी है जो स्वामी प्रसाद मौर्य को इस सीट पर बाहरी नेता के तौर पर देखता है। इसके अलावा सपा के समर्थक कहे जाने वाले अधिकतर मुस्लिम समुदाय के लोग भी इलियास अंसारी को नजरअंदाज किए जाने के चलते नाराज बताए जा रहे हैं। इस तरह साफ है कि पिछड़ों में भाजपा सेंध लगा सकती है, जबकि मुस्लिम वोट इलियास अंसारी के खेमे में जा सकता है। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य इस सीट पर बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं और उनका बचा खुचा काम ओवैसी और कांग्रेस के तगड़े उम्मीदवार किए दे रहे हैं। वहीं फाजिल नगर में वोटिंग से पहले जमकर बवाल भी हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य और भाजपा के समर्थकों में तगड़ी झड़प हो गई थी। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य धरने पर बैठ गए थे। बाद में उनकी बेटी और भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने भी अपने पिता का पक्ष लेते हुए उनके समर्थन में उतर आईं और भाजपा को खूब कोसा। वही ढाक के 3 पात हुआ। मौर्य की खस्ता हालत उनके नाटक के बाद भी सबको दिखाई दे रही है। वहीं हार के डर से अपनी परंपरागत पटौना सीट से भागे मौजूदा विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले तो अपनी सीट बदल ली, लेकिन फिर भी फाजिल नगर की जनता उनको उनकी सही जगह दिखाने पर उतारू है। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया।